कैसा लगता है कि एक युवा मुख्यमंत्री के अंडर आप सबसे युवा वन ऑफ द यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। मैंने उनके साथ भी काम किया है, उनका काम का हमने ढंग भी देखा है, किस तरीके से लोगों के साथ जुड़े हुए हैं वो भी मैंने देखा है। सर, आपके पास पशुपालन विभाग है, तो उत्तराखंड की अगर बात करें तो किस तरह की समस्याएं आपने देखी है? तीनों विभाग ऐसे हैं जिससे कि आप दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों के लोगों को रोजगार के साथ और उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए लोगों को इन डिपार्टमेंट के साथ जोड़ सकते हैं। पहाड़ के लोगों के लिए कितना फायदा है मछली पालन, और क्या मार्केट भी प्रोवाइड हो रहा है उनके लिए? लेकिन अगर उसकी लिंकेज और मार्केटिंग नहीं होगी, उसकी प्रोसेसिंग नहीं होगी, स्टोरेज नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं किसानों को बहुत फ़ायदा नहीं होगा। तो उन दो मंडियों में हम प्रोसेसिंग भी करेंगे, उसमें हम सेलिंग भी करेंगे, उसमें हम स्टोरेज भी करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि इनसाइडर। मैं हूं आपके साथ रश्मि पंवार मेहर। अभी हमारे साथ मौजूद हैं कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा जी। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है देवभूमि इनसाइडर में। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि जी। सर, यू आर वन ऑफ द यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर्स। मुख्यमंत्री धामी जी भी सबसे युवा मुख्यमंत्री है। कैसा लगता है कि एक युवा मुख्यमंत्री के अंडर आप सबसे युवा वन ऑफ द यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं? देखिए, धन्यवाद करना चाहूँगा केंद्रीय नेतृत्व का, हमारे प्रदेश के नेतृत्व का, कि उन्होंने मुझे 43 इयर्स की एज पर उन्होंने मुझे इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लायक समझा। और मैं मुख्यमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी टीम में रह के काम करने का, उत्तराखंड की सेवा करने का मौका दिया। पुष्कर धामी जी के साथ लगातार मैं पिछले 5 साल से, क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी भी एकदम अलग साथ साथ है, खटीमा सितारगंज, तो मैंने उनके साथ भी काम किया है, उनका काम का हमने ढंग भी देखा है, किस तरीके से लोगों के साथ जुड़े हुए हैं वो भी मैंने देखा है। तो एक अच्छा लगता है कि युवा टीम है, युवा सोच है। माननीय मोदी जी की जो सोच थी कि उत्तराखंड को युवा नेतृत्व देना है, उन्होंने पुष्कर सिंह धामी जी को मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ पर बागडोर समाज दी है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में बहुत अच्छा काम होगा उत्तराखंड में। सर, आपके पास पशुपालन विभाग है, तो उत्तराखंड की अगर बात करें तो किस तरह की समस्याएं आपने देखी है पशुपालन क्षेत्र में, और इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं टू जनरेट इनकम एज वेल एज जॉब्स? देखिए, पशुपालन विभाग हो गया, चाहे वो मेरा डेयरी विभाग हो गया, चाहे वो मत्स्य पालन हो गया, तीनों विभाग ऐसे हैं जिससे कि आप दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों के लोगों को रोज़गार के साथ और उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए लोगों को इन डिपार्टमेंट के साथ जोड़ सकते हैं। और लगातार पिछले 3 महीने में हमने कोशिश करी है कि हम उन क्षेत्रों तक पहुँचें जहाँ पर रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, पलायन की समस्या है, और अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। हमने इस बार पहली बार ऐसा उत्तराखंड में शुरू होने जा रहा है कि हमने गोट वैली का कॉन्सेप्ट शुरू किया है। 5 पर्वतीय जिलों को हमने शॉर्टलिस्ट किया है, उसमें हम 25 के लोगों के समूह बना के 3000 गाय, एक समूह में 20 आदमी होंगे, और हम हर आदमी को 20 वो देंगे, गोट्स, और 3000 गोट्स की हम एक वैली बना रहे हैं। 5 ऐसी वैलीज़ बनेंगी। हम उनकी लिंकेज कर रहे हैं। हम प्राइवेट जो कंपनीज़ हैं, जो बड़ी कंपनीज़ हैं दिल्ली में, उनसे हमारे टाइप्स हो रहे हैं ताकि उनका जो मिल्क है और जो मीट है उसके लिए हम प्रोसेसिंग कर सकें। तो कोशिश है। उसी तरीके से मत्स्य विभाग में हमने ट्राउट फार्मिंग को बढ़ावा दिया है। उधम सिंह नगर को हमने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में उठा के, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के 2900 एसएचजी ग्रुप्स हैं, समूह हैं, उनको हम दुग्ध विकास, उनको दुग्ध पालन के साथ, उनको हम मत्स्य पालन के साथ, पशुपालन के साथ जोड़ने की हमारी पूरी प्लानिंग चल रही है। तो उम्मीद यही है कि आने वाले 1 साल के अंदर अंदर बहुत सारे लोग आपको इन तीनों डिपार्टमेंट से जुड़े हुए मिलेंगे। मछली पालन की आप बात कर रहे हैं, तो पहाड़ के लोगों के लिए कितना फ़ायदा है मछली पालन, और क्या मार्केट भी प्रोवाइड हो रहा है उनके लिए? नहीं, बहुत अच्छा काम हो रहा है जी। हम लगभग 6000 टन मेट्रिक टन जो है प्रोडक्शन है हमारा हिमालयन ट्राउट का। 400 रुपये की कुछ उनकी लागत आती है, 550 रुपये की मार्केट में हम उसको मार्केटिंग करके उत्तरा फिश के द्वारा उसको बेचा जा रहा है। तो किसानों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी आज के दिन फिशरीज़ में है। हिमालयन ट्राउट बहुत अच्छा कर रही है, तो हम उसको और आगे उसको बढ़ाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा। जब वर्ल्ड फिशरी डे था उस पर वो आए थे, और उन्होंने हमारे लिए 2 नई मंडियों की घोषणा करी है, एक कुमाऊं में, एक गढ़वाल में, ताकि देखिए आइडिया है हम प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर उसकी लिंकेज और मार्केटिंग नहीं होगी, उसकी प्रोसेसिंग नहीं होगी, स्टोरेज नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं किसानों को बहुत फ़ायदा नहीं होगा। तो उन 2 मंडियों में हम प्रोसेसिंग भी करेंगे, उसमें हम सेलिंग भी करेंगे, उसमें हम स्टोरेज भी करेंगे। उसी के साथ साथ जिस तरीके से पीएम प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, केंद्र की जो योजना है, उसी तर्ज पर हम एक माननीय मुख्यमंत्री जी की नाम पे स्टेट की एक पॉलिसी बनाने जा रहे हैं, जिससे हमारे छोटे किसानों को और हमारे उत्तराखंड के लोगों को फ़ायदा होगा।
सर जब चार धाम यात्रा की हम बात कर रहे हैं तो उस समय एक मामला सामने आया था, खच्चरों के मौत के जो मौत का जो मामला था वो सामने आया था। तो उस समय आपने संज्ञान लिया था उस मामले का, उस पर कार्रवाई भी की थी। तो अब क्या उस पर आगे हो रहा है, क्या मुआवजा दिया गया उन खच्चर मालिकों को? देखिए, जितने भी घोड़े खच्चर मालिक थे, सबके घोड़ों की इंश्योरेंस थी, तो इंश्योरेंस क्लेम सबको मिला है। और मैं खुद वहाँ पे पर्सनली होके आया था जब वहाँ पर वो ऐसे घोड़ों खच्चरों की डेथ की बात आई थी। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम सोनप्रयाग में जो हमारा गौरी कुंड है, गौरी कुंड में हम 43 लाख रुपए का एक शेड बना रहे हैं जिसका कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया। मैंने कल ही अपने ट्विटर अकाउंट से वो पोस्ट भी किया है, और जहाँ पे लगभग 1500 घोड़े आराम कर सकते हैं। उनके एक बैठने की जगह होगी, उनके आराम करने की जगह होगी। उसी के साथ साथ हमने गर्म पानी की, वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम आ रही थी कि घोड़ों को गर्म पानी पीने को नहीं मिल रहा था। तो अब आप जाके देखिए, वहाँ पे सोलर हीटर्स लग गए हैं। ये सारे मैंने कल अपने ट्विटर अकाउंट और फेसबुक अकाउंट से भी हमने डाला है, हमारे अधिकारियों ने भी डाला है। कोशिश है कि जो वहाँ पे अवस्थाएँ थी उसको ठीक करें। कुछ वहाँ पर समस्याएं क्रूरता की भी आई। देखिए, एक हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जिस आदमी का घोड़ा है, जिस आदमी का खच्चर है, कहीं ना कहीं उसको भी थोड़ा सा करुणा दिखानी पड़ेगी अपने जानवर की तरफ, जो नहीं दिख रही थी। और उसके लिए हमने एफआईआर्स भी करे, हमने क्रूरता के एफआईआर्स करे, हमने 400 कुछ लोगों के चालान करे। लगातार कोशिश करी है कि वहाँ पे स्थिति सुधरे। और अब आने वाले समय में हम एक प्लानिंग कर रहे हैं कि हम एक घोड़ों का स्ट्रेस टेस्ट भी करेंगे यात्रा शुरू होने से पहले, ताकि वो ही घोड़े ऊपर जा सकें जिनका स्ट्रेस टेस्ट हो चुका हो। सर अगर हम जानवरों की बात कर ही रहे हैं तो ये बात भी करते हैं कि स्ट्रे एनिमल्स की बात काफ़ी, इनकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है। और पहाड़ों में अगर मैं बात करूँ तो जो बंदर है और लंगूरों की समस्या है वो भी ज़्यादा होती जा रही है, तो उन पर क्या काम चल रहा है अभी? देखिए, बंदर और जो आपने सुअरों की बात करी, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का रोल है, वो हमारे से कंसर्न नहीं है। लेकिन हाँ, जो कैटल है, स्ट्रे कैटल है, चाहे वो डॉग हो गया, चाहे वो गाय हो गई, वो ऑब्वियसली हमारे डिपार्टमेंट का आउटलुक है। और पहली बार ऐसा हुआ है, मैं धन्यवाद करूंगा फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि जो हमारे गौ सदनों को पहले 2 करोड़ रुपए की धनराशि मिलती थी पूरे ईयर के बजट में, इस बार वो धनराशि 7.5 गुना बढ़ के 15 करोड़ रुपए हो चुकी है। और हमने जो भी अनुदान, पहले हम हर गाय के पालन पोषण के लिए 6 रुपये पर जानवर देते थे गौ सदनों को, आज के दिन हम उसको बढ़ा के 30 रुपये कर रहे हैं। और हमने एक इंसेंटिव के तौर में ये भी कहा है कि अगर आप जो आवारा पशु हैं, जो कैटल, स्ट्रे कैटल है, उनको भी अगर आप अपने उसमें रखते हैं तो हम उसको भी 30 रुपये के हिसाब से उनका भी भरण पोषण करेंगे। सर कौशल विकास की अगर बात करें तो हम युवाओं को ट्रेन कर रहे हैं। अब ये ट्रेंड युवा कहाँ जाएंगे, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो उत्तराखंड में इंडस्ट्रीज़ की कमी है अभी, तो क्या इस पर कुछ काम चल रहा है? देखिए, उत्तराखंड में एक बहुत मैं नहीं कहूँगा कि कमी है, मैं कहता हूँ कि अगर आप उस चीज़ में ट्रेंड होंगे जिस चीज़ की डिमांड है, तो उत्तराखंड में कोई कमी नहीं है। उत्तराखंड में चाहे वो टूरिज़्म सेक्टर हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, चाहे वो होटल इंडस्ट्री हो, काफ़ी डिमांड है। और मैंने हमेशा यही कहा है, अपने हर वक्त में यही कहा है कि जो ट्रेनिंग है वो डिमांड के हिसाब से होनी चाहिए, ना कि सिर्फ एक खाना पूर्ति करने के लिए ट्रेनिंग नहीं देनी चाहिए। और लगातार हम होटल इंडस्ट्री से इस 23 तारीख को हम होटल इंडस्ट्री के साथ एक MOU करने जा रहे हैं, जिसमें वो हमको डिमांड देंगे, हम उसी पे लोगों को ट्रेन करेंगे और उसके बाद उनको, उन लड़कों को रखने पड़ेगा। दैट्स एन MOU दैट वी आर साइनिंग ऑन 23rd। उसी तरीके से हम इंडस्ट्रियल यूनिट से बात कर रहे हैं, टूरिज्म सेक्टर से बात कर रहे हैं। जो डिमांड हमारे पास स्टेट से आएगी, हम उन्हीं पर जब ट्रेन करेंगे तो ऑब्वियसली लड़कों को डिमांड के हिसाब से जॉब्स मिलेंगे। सर आप भी कह रहे हैं कि जॉब्स मिलेंगे, अगर इनको यहीं जॉब्स मिलती हैं तो आपको लगता है पलायन की जो समस्या आती है उत्तराखंड में वो सॉल्व हो जाएगी? देखिए, ऑब्वियसली अगर लोकल लड़के को, अगर किसी को अपने घर के पास ही जॉब मिल रही है, किसी को अपने स्टेट में ही जॉब मिल रही है, तो कोई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई क्यों जाना चाहेगा? अगर उसका तर्क, अगर आज आप इसको चलाएंगे तो लोग सोशल मीडिया पे कहेंगे कि हमको तनख्वाह ज़्यादा मिलती है। आई एग्री कि हो सकता है आपको दिल्ली में 20,000 रुपये मिल रहे हो, लेकिन आपको अगर उत्तराखंड में 14,000 रुपये मिल रहे हैं, तो 14,000 इज़ मच हायर देन द 20,000 यू आर गेटिंग इन मुंबई, क्योंकि वहाँ पे आपके रहने खाने के एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि एक अच्छी सैलरी, एक अच्छे पैकेज पे हमारे युवाओं को उत्तराखंड में ही रोज़गार मिल पाए। और सिर्फ रोज़गार क्यों, स्वरोज़गार भी। अगर आप मेरे डिपार्टमेंट्स को सिर्फ, अगर आप सेवा योजन और ITI की बात कर रहे हैं, उसको छोड़ के भी अगर हम दुग्ध और मत्स्य और आपके पशुपालन में भी देखें, अगर हम उनको यहीं पे रोज़गार उपलब्ध करा कर उनकी मार्केटिंग अच्छी कर दें, तो कोई भी व्यक्ति अपना गाँव या अपना घर छोड़ के कहीं जाना नहीं चाहेगा। सर सितारगंज के आप विधायक हैं, तो अब उस सितारगंज के बारे में बात करते हैं। चुनाव के समय में आपने कुछ वादे किए होंगे, क्या उन पर अब काम चल रहा है? जी,
देखिए चल रहा है, हमने ऑलरेडी कुछ प्रोजेक्ट्स को धरातल पे उतार भी दिया है, कुछ का मैं उद्घाटन भी कर आया हूँ। अभी 22 को मैं वापस जाऊँगा। जो सबसे बड़ा वहाँ का रेलवे का प्रोजेक्ट जिसको मैंने वादा किया था कि रेलवे से कनेक्ट करेंगे, और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने जो पिछली बैठक हुई है रेलवे की, उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व के सामने हमारे सितारगंज वाली रेलवे लाइन की बात रखी है। और मुझे उम्मीद है कि बहुत पॉजिटिव आउटलुक है माननीय मुख्यमंत्री जी का भी। मुझे उम्मीद है कहीं ना कहीं वो प्रोजेक्ट भी धरातल पर उतर के दिखाएंगे। सर कुछ जनरल क्वेश्चंस भी हैं, जैसे कि अभी एक मामला सामने आया है हेलंग वैली में जो महिलाओं के साथ हुआ था, अभी जो घास लाने वाली जो महिलाएं थे उनके साथ जो मामला सामने आया था, उस पर आपका क्या कहना है? ये गलत है और सरकार उस पर जांच कर रही है। जो भी अधिकारी उसमें दोषी पाया जाएगा, जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा, उस पर कार्रवाई होगी। सर अग्निपथ योजना पर आपकी क्या राय है? देखिए मैंने इसमें मेरा एक डिबेट भी हुई थी, कांग्रेस के हमारे माननीय भुवन कापड़ी जी सामने थे एबीपी गंगा पे, और मैंने यही कहा है कि देखिए आज की ज़रूरत है कि युवाओं को रोज़गार से जोड़ा जाए। आज की ज़रूरत है मॉडर्नाइजेशन, आज की ज़रूरत है युवाओं को आर्मी में जगह मिलने की। 33 साल की हमारी एवरेज आर्मी की एज है, और अग्निवीर की वजह से वो गिर के 22 साल पे हो जाएगी। और मुझे लगता है कि अच्छी स्कीम है। 17 साल के युवा को अगर 23 साल तक जो है उसको एक चांस मिल रहा है काम करने का, आर्मी में अपनी सेवा देने का, और उसमें से 25% लोगों को तो 10 लाख में से 25% लोगों को तो आर्मी रिक्रूट कर रही है परमानेंट नौकरी पे। 10% को हमारे CAPF और हमारे जो केंद्रीय आर्म फोर्सेज हैं वो रिक्रूट कर रहे हैं। टाटा जैसी बड़ी कंपनी, रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी, उत्तराखंड सरकार, कई सरकार सामने आई हैं कि हम भी अग्निवीर को प्रायोरिटी देंगे नौकरियों पे। तो देखिए कोई भी स्कीम जब शुरू होती है तो उसको एक मौका देना चाहिए। पहले से सिर्फ क्रिटिसाइज़ करके उसको लेट डाउन करना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। एक पॉजिटिव आउटलुक के साथ काम होना चाहिए। मोदी जी का हमेशा एक आउटलुक पॉजिटिव रहा है। कोई 100% गारंटी नहीं होती कि स्कीम सक्सेसफुल होगी, लेकिन 100% गारंटी भी नहीं कि स्कीम ख़राब होगी। सर अभी डेली यूज़ की जो वस्तुएं हैं उन पर अब GST लगना शुरू हो गया है, तो उस पर आपकी क्या राय है कि क्या इस वजह से जो आम आदमी है उस पर बोझ बढ़ेगा? देखिए केंद्रीय नेतृत्व का फैसला है तो मैं बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि संवेदनशील सरकार है। माननीय मोदी जी की केंद्रीय सरकार जो है संवेदनशील सरकार है, और कहीं ना कहीं इस पर कोई ना कोई फैसला अच्छा ज़रूर आएगा। जी सर, आखिरी सवाल हम ये पूछना चाहेंगे कि सर आपका पूरा परिवार पॉलिटिक्स में रहा है, आपके दादाजी मुख्यमंत्री रहे हैं, आपके पिताजी मुख्यमंत्री रहे हैं, आप कैबिनेट मंत्री हैं। डू यू फील एनी प्रेशर कि अब एक लीगेसी मेंटेन करनी है? देखिए प्रेशर हमेशा ही रहता है। जब बहुगुना सरनेम आपके सामने लगा है तो दादाजी की विरासत को आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, पिताजी की विरासत को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। उनके अच्छे कामों को आज भी अगर आप लोगों के बीच में जाते हैं तो लोग स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी को याद करते हैं और अच्छी बातों के लिए याद करते हैं। पिताजी को लोग कहते हैं कि भाई बहुत अच्छे काम किए हैं। एक प्रेशर रहता है एंड इट हेल्प्स यू टू परफॉर्म, क्योंकि जब आपके प्रेशर रहेगा और एक लेगेसी को आप फॉरवर्ड कर रहे हैं तो यूल बी केयरफुल ऑल्सो, और आप परफॉर्म भी करने में आप इंटरेस्टेड रहेंगे। तो मेरी हमेशा एक ही कि स्पोर्ट्समैन रहा हूँ तो आई एम ऑलवेज अप फॉर अ फाइट, और अच्छा काम करना है। उत्तराखंड को मेरा सौभाग्य है कि जिस प्रदेश की सेवा मेरे स्वर्गीय दादाजी ने करी है, जिस प्रदेश की सेवा मेरे पिताजी ने करी है, आज उसकी सेवा करने का मौका मुझको मिल रहा है एज ए थर्ड पीढ़ी। तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ आपके चैनल के द्वारा सभी उत्तराखंड के जनमानस को कि आपकी सेवा में हमारी तरफ से कोई भी कमी नहीं पड़ती है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा जी, जिन्होंने कई विषयों के बारे में हमसे चर्चा की। कैमरामैन आकाश श्रीवास्तव के साथ रश्मि पंवार में है देवभूमि इनसाइडर। कैसा लगता है कि एक युवा मुख्यमंत्री के अंडर आप सबसे युवा वन ऑफ द यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं? मैंने उनके साथ भी काम किया है, उनका काम का हमने ढंग भी देखा है, किस तरीके से लोगों के साथ जुड़े हुए हैं वो भी मैंने देखा है। सर आपके पास पशुपालन विभाग है, तो उत्तराखंड की अगर बात करें तो किस तरह की समस्याएं आपने देखी है? तीनों विभाग ऐसे हैं जिससे कि आप दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों के लोगों को रोजगार के साथ और उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए लोगों को इन डिपार्टमेंट के साथ जोड़ सकते हैं। पहाड़ के लोगों के लिए कितना फायदा है मछली पालन, और क्या मार्केट भी प्रोवाइड हो रहा है उनके लिए? लेकिन अगर उसकी लिंकेज और मार्केटिंग नहीं होगी, उसकी प्रोसेसिंग नहीं होगी, स्टोरेज नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं किसानों को बहुत फ़ायदा नहीं होगा। तो उन दो मंडियों में हम प्रोसेसिंग भी करेंगे, उसमें हम सेलिंग भी करेंगे, उसमें हम स्टोरेज भी करेंगे। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।